डॉक्टर श्याम घोलप सर। थैंक यू मंगेश सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। मंगेश सर, क्या मेरी आवाज सही है? यस सर। अगर कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। श्योर सर। दोस्तों आज हम एक नए पर्व में शुरुआत करने वाले हैं और इस नए पर्व में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक जिस तरह से हमने काम किया, हमने क्या किया है तो हमारे विजन और मिशन के साथ लोगों को जोड़ा और इन लोगों के साथ एक बहुत विशाल ऐसे परिवार का निर्माण किया। ऐसे लोग जिन्होंने इतने दिन मेरे इस विजन और मिशन में हमारे इस पूरे परिवार का साथ दिया है। मैं बहुत आभारी हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों को, जो लोग मेरे साथ अभी तक हमेशा हर मोड़ पर इस विजन और मिशन को चल के हैं। लेकिन आपके साथ मैं आभारी हूं उन सभी लोगों का जो आपके साथ है, आपकी फैमिली से लेके आपकी टीम, आपके एमपीओ के प्रमोटर, डायरेक्टर, उनकी टीम, आपके सभी चैनल पार्टनर जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत करके गांव-गांव जाके सेमिनार्स लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ा। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं उन 10,000 15,000 किसानों का जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। दोस्तों कोई भी संगठन जब बड़ा बनता है तो बड़ा बनता है अपने लोगों की वजह से, और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे साथ हम जैसे, आप जैसे और इतने सारे लोग, इतने सारे आशीर्वाद। कोई भी बड़ा काम करना हो या कोई बड़ी ऊंची मंजिली इमारत बनानी हो तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो काम किया वो फाउंडेशन का काम किया। फाउंडेशन में वक्त लगता है, बिल्डिंग बनाने में वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं एक नए फाउंडेशन पूरा हो गया है तो अभी मंजिल यानी बड़ी अर्थव्यवस्था करने में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस नए चरण में, इस नए पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोग जो आज इस जर्नी में, इस सफर में एमसीएल फैमिली का भी हिस्सा हो गए, आप किसी ना किसी मकसद से आपने शुरुआत की होगी। बहुत जन का मकसद यह हुआ होगा कि मैं इसकी वजह से अपने पूरे देश की सेवा कर पाऊंगा, अपने देश को आगे लेके जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो जिनको लगेगा कि मेरे गांव में आज किसानों को जैसी अवस्था है उसको मैं बेहतर करूंगा, उनको अच्छा इनकम दूंगा। कई सारे लोगों को लगता होगा कि मैं अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। अनेक लोग ऐसे कि जिनको इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में, हमारे धरती माँ के बारे में वो तो चिंतित है, उनको लगता है कि हम इस एमसीएल के माध्यम से इस धरती माँ की सेवा करें। कई सारे लोग हैं जो आजू बाजू हमारे इकोसिस्टम को जो डैमेज है वो सहन नहीं कर सकते और उनको लगता है कि एमसीएल के माध्यम से हम उसको संवारेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो चाहते हैं कि उनके तहसील में वो बहुत बड़े कंपनी का निर्माण करें, कम से कम $1 बिलियन 8,000 करोड़ की कंपनी का निर्माण करें, और वो सभी सुख, वो सभी सपने जो उनको खुद के लिए है, अपनी फैमिली के लिए, वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो इनकम हो सकता है, वो सब कुछ वो प्राप्त करें। और मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो ये सभी सपने, ये सभी मकसद, ये सभी उद्देश्य एकदम सही है। लेकिन ये सभी उद्देश्य, ये सभी मकसद जाके हमारे पूरे परिवार के लिए एक लक्ष्य बन जाता है, और वो लक्ष्य है हमें अपने देश को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। दोस्तों अभी ये सभी जो सपने, सभी लक्ष्य मिलके ये जो सभी आपके मकसद थे वो बन के अभी एक लक्ष्य बना है कि हमें इस धरती के ऊपर, दुनिया में अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और ये वो लक्ष्य है कि एक बार ये हासिल करने के बाद आप जिस भी मकसद से, उद्देश्य से ये इस सफर में आए हैं, इस फैमिली में आए हैं, वो सभी होने वाले। जब एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हम निर्माण करेंगे तब अपने आप
ये जो फोसाइल फ्यूल या ग्लोबल वार्मिंग करने वाले फ्यूल जो है उसको रिप्लेस करें। हम उससे लेके हमारे गांव के जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे और आपके सभी सपने सच होंगे जब हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इसी लक्ष्य की तरफ आज से हम एक नए पर्व की ये शुरुआत कर रहे हैं। अभी इसकी कैसे हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें बेसिक से शुरुआत करनी होगी। हम सभी जब स्कूल में थे, 11वीं 12वीं में थे, हमारे कुछ सपने थे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत बार तो बच्चों का या आपका मेरा भी ऐसा सपना होता है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में यहां एडमिशन लेना है। और हमेशा जब किसी इंस्टीट्यूट जैसे IIT में एडमिशन लेना है या अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहां एडमिशन लेना है, तो हम देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ एडमिशन लेना है तो मुझे उस एंट्रेंस एग्जाम में, इस एग्जाम में मुझे इतने गुण प्राप्त करने होंगे, 100 में से 95% मुझे लाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यहाँ एडमिशन मिलेगा। और हो सकता है कि उसमें 5 सब्जेक्ट हो जो अलग अलग हमें पढ़ाई करने हैं, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जहां हम लोग बहुत कंफर्टेबल है। हमको पता है कि अगर हमने पढ़ाई की तो इस 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि 2 ऐसे सब्जेक्ट हो कि जिस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा कठिनाई है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जो अच्छा जो सोर्स है, मटेरियल है, बुक्स है, वो प्राप्त करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, थोड़े से वीक है। हो सकता है कि उस 2 सब्जेक्ट के लिए हम सबसे अच्छा जो टीचर है, सबसे अच्छा जो क्लास है, सबसे अच्छा जो शिक्षा दे सकता है, ट्रेन कर सकता है, वहां जाना पड़े। क्योंकि जब 95% से ऊपर उस वह जो जगह पे एडमिशन लेना है तो ये सभी सब्जेक्ट में वैसे मार्क्स चाहिए, तो वहां कम ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस तरह फिर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो टारगेट लेके हम अपने सपने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो इस नए पर्व में हमने कदम रखा है और जिस नए पर्व की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी, उसका भी काम इतना ही बेसिक ही है। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है, जहां वहां हमने देखा कि एग्जाम में अगर मुझे यहाँ IIT में एडमिशन लेना है तो मुझे इतने परसेंटाइल चाहिए। तो अगर हम अपने लक्ष्य को ऐसा कहते हैं कि हमारे लक्ष्य में हमें अपने देश को सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनानी है, अर्थव्यवस्था बनानी है, तो क्या लक्ष्य है हमारा? तो आपके सामने है। अभी 10 दिन पहले मैंने जब 10 अगस्त को लोगों के सामने जो आंकड़े रखे थे वो पिछले साल के थे, ये तो अभी इस साल के आंकड़े। इस साल यानी 21-22 में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो GDP है वो 100 ट्रिलियन डॉलर इतनी बन चुकी है। और इस 100 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत जो है, सॉरी, पहला नंबर जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका लगभग 25.3 ट्रिलियन डॉलर, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे चाइना है जो 19.9 यानी ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर 3 पे है जापान जो 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 4 पे है जर्मनी जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। और नंबर 5 पे है यूके या इंग्लैंड जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर इस पे है। और 6वें स्थान पे आज हम लोग, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में इस 100 ट्रिलियन डॉलर में से है 3.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3.25 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा। और जब हम बोल रहे हैं कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो हमें इस दुनिया का 25% से लेकर 30% इतना जो GDP है उतना बनाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा वो GDP बना रहे हैं, चाइना ऑलमोस्ट 20% तक जा रहा है, हमें भी वहां जाना पड़ेगा। अगर हमें 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनानी है, तो आज जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उस अर्थव्यवस्था के 8 से 10 गुना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। ओके, तो अगर ये हमारा लक्ष्य है तो देखते कि तहसील का क्या टारगेट है। अगर पूरे देश को मिलकर अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है तो 5,500 तहसील जिसका हमने नियोजन किया है,
उसका एक तहसील का क्या टारगेट होगा, क्योंकि आप जब अपने अपने तहसील में उस इकोनॉमी को निर्माण करेंगे तभी जाके पूरे देश के लिए हम वो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकेंगे। तो वो टारगेट है 2500 से लेके 3000 करोड़ का रेवेन्यू। हर तहसील में, आपके तहसील में 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना होगा, तब जाके हम अपने देश को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। और ये 3000 करोड़ का रेवेन्यू मतलब क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो चीजें होती है ना कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बड़ी लगती है हमें। मैं एक सिंपल बोलता हूं, अगर कोई भी दुकान हमने खोला है, कोई भी दुकान हमने चालू किया है, तो हमें इस साल में इतना माल तैयार करना है और बेचना है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। हमारा जो लक्ष्य है कि हमें हर तहसील में 3000 करोड़ का माल तैयार करना है और बेचना है। अब इसको एकदम से आप फोकस करिए कि ये हमें काम करना है, ये हमारा एक्चुअल लक्ष्य है। और इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी है फ्यूल, उसके लिए बायोमास फार्मिंग करनी पड़ेगी। कौन सी फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या, एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकलेंगे कई सारे प्रोडक्ट, उसको हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे बेचेंगे, एक सब्जेक्ट है। तीसरा है एमसीएल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो हर तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। उसमें हो सकता है हम बायो रबर, बायो प्लास्टिक, उसकी खेती करें। हो सकता है कि हमारे यहाँ इतने सारे जो लोग हैं जिनके पास कोई हस्तकला हो सकती है, उस हस्तकला से कुछ ऐसी चीजें बनाए जो पेट्रोकेमिकल की चीजों को रिप्लेस करें। इसके अलावा हो सकता है कि हम जहां रह रहे आजू बाजू इनलैंड और मरीन जो फिशरीज है उसकी व्यवस्था, तो एक सब्जेक्ट हो गया। एक और सब्जेक्ट है पशुपालन। ऐसे कई सारे तालुके हो सकते हैं कि जहां उतनी उपजाऊ जमीन नहीं होगी, तो कितने सारे लोग वहां रहते हैं, उनके साथ पशुपालन करके कौन सा बिजनेस करें कि जिससे हम लोग वो रेवेन्यू कर सकते हैं। तो यहां भी वही ऐसे 5 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपके तहसील में कुछ सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो सकता है कि आपके तहसील में जगह जमीन इतनी उपजाऊ हो कि आसानी से आप बायोमास वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो सकता है कि आपके यहाँ, आप जिस एरियाज में रहते हो वहां पशुपालन बहुत ही स्ट्रांग है, लोगों के कल्चर में है। तो यहाँ भी कुछ जो काम है वो आप बहुत सहजता से कर सकते हो अपने तहसील में। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे काम, ऐसे सब्जेक्ट हो आपके तहसील में जिसके लिए हमें रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहा ऐसी चीज मिल सकती है, कहा मैं अपने तहसील में गांव के सेवा में ये काम करने में किससे मदद ले सकता हूं। एकदम सिंपल, जिस तरह से 10वीं 12वीं किया वैसे ही, कहा मुझे मटेरियल मिल सकता है, कहा ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इसके बारे में मार्गदर्शन करें। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे तहसीलों में है, इसके तरफ देखना पड़ेगा। अगर उद्योग शुरू करना है तो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कितने लोगों ने वहां जाके वो जिला उद्योग केंद्र का जो व्यवस्थापक है उनसे मीटिंग की और बताया कि हमें ये करना है और ये हमारी परेशानियां हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, लेकिन तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलके उन्होंने अपनी चीजों के बारे में डिस्कस किया। और कई सारे जो एग्रीकल्चर के कृषि जो सहायक जो फील्ड पे काम करते हैं ना, मैंने देखा है तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ पीएचडी भी होते हैं जो वहां काम करते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी है। और ये हमारे तहसील में ये रिसोर्सेस यहाँ वहां अवेलेबल है, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये नजरिया अभी डेवलप करना होगा कि किस तरीके से हम जो इस एरियाज में हमें जरूरत है, ये पूरे जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करें और ये हमारे लक्ष्य की तरफ हम उसको लगाएं। और हमारे ये जो अलग अलग तहसील है इसकी अलग अलग परिस्थिति है। अगर पूरे देश की आप बात करेंगे तो पूरे देश में 16 डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ऐसे आपको दिखाई देगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ऐसे बताएंगे या दिखाई देगा। लेकिन आपको भी पता है और मेरा ये मानना है कि ये हर 5500 तहसील में अपनी खुद की एक व्यवस्था है, एक एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, एक मिट्टी है, एक हवा है, एक पानी है, सब कुछ अलग है। यहां तक कि हर तहसील में, एक तहसील में, एक गांव में जितनी फसल हो सकती है गेहूं की या कुछ भी,
दूसरे गांव में वो अलग हो सकती है। थोड़े दूर पे अगर आप जाओगे तो ये परिस्थिति बदल सकती है, यानी हर तहसील में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। तो आपका जो विषय है, आप जो एग्जाम देने वाले हो, आप यूनिक हो। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, वो यूनिक है। जिस तहसील में आप रहते हो उसके हिसाब से है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा हर तहसील अपने आप में एक यूनिक, एक अलग पहचान है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां इतना सारा सुपर स्पेशलाइजेशन। अभी ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी देश में, ऐसा कहते हैं कि शहर, कोई भी सिटी कितनी डेवलप्ड है, अगर आपको देखना है ना, तो आपको यह देखना पड़ेगा कितने स्पेशलाइजेशन की वहां दुकानें हैं। तो मुंबई में हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीजों की आपको अलग अलग दुकानें मिलेगी। वहां छोटी छोटी चीजों के स्पेशलिस्ट आपको अवेलेबल हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ। और अगर परदेश में जाओगे तो वहां वही स्पेशलाइजेशन होता है। दोस्तों, ऐसा स्पेशलाइजेशन हमने इतने सालों से हर गांव में करके रखा है। हमारे हर तहसील में वो स्पेशलाइजेशन है। हमारा हर तहसील में एक खुद का अपना अनोखा कल्चर है। अपने हर तहसील में अपनी बोली है, चाली रीति है। हर व्यवस्था जिस तरीके से की जाती है, अपने तहसील का एक अलग स्टाइल है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना, एक ऐसा राज्य जो सभी चीजों में स्वयं पूर्ण हो। और क्यों कहता हूं मैं एक राज्य, क्योंकि उस तहसील में जो संस्कृति है, जो चीजें, वो बहुत अलग है। भाषा अलग है, कितनी सारी भाषाएं हमारी। तो ये जो चीज है, तो आपका जो तहसील है वो यूनिक है। सबसे पहले मैं यहां बैठ के आपको कुछ ऐसा चार्ट बनाऊं कि आपको ये करना है वगैरह, वो शायद एप्लीकेबल नहीं होगा तहसील में, क्योंकि तहसील में आपकी जमीन, आपका एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, आपके लोग, उनका बैकग्राउंड, उनका हैंडीक्राफ्ट, ये सब अलग अलग है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। भारत विश्व विजेता फिर से बन सकता है इसी ताकत की वजह से। ये इस ताकत को फिर से बढ़ाना, यानी उस 5 सब्जेक्ट में ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और बस यही जर्नी आज से शुरू करनी है। यही हर तहसील को एक राज्य बनाने की जर्नी या पर्व हम आज से शुरू करें। रोड मैप तो कैसे करेंगे सब? तो अगर हमें तहसील में, हर तहसील में 3000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार करनी है, यानी 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है, यानी 3000 करोड़ का माल तैयार करना है, उसको बेचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी जो कोई है, जो इस कार्य में हमें मदद करेगी, वो है ऑयल एंड गैस। इस साल जो अभी 22-23 में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 190, 191 लाख करोड़ इतना निवेश हो रहा है। हम कितने भी बोले ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बाकी बाकी सब चीजें, ऊर्जा और ये फ्यूल, ये ईंधन जो है वो बहुत बेसिक है, इसके बिना तो कोई हिल ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा दुनिया में बेचने जाने वाली जो कमोडिटी है वो है ऑयल एंड गैस। तो हमें भी अगर उस बहुत हमारे तहसील में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके उसको अगर बेचना है और ज्यादा पैसा कमाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है माध्यम वो है ऑयल एंड गैस। बाकी सभी चीज सेकेंडरी है, ये आप समझिए। पहली बात, सबसे ज्यादा नंबर 1 है ये ऑयल एंड गैस। और जो ही हमारे इस पूरे जो रोड मैप है, जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहा है, उसका सेंट्रल आइडिया है। और ये बायोकोल जो बात कर रहे हैं, बायोकोल, अभी पिछली बार मैंने बायोकोल के बारे में बताया, कोयले के बारे में बताया। कोयले का अगर साइज देखोगे आप, तो पूरे तहसील में हर जगह पे अगर बायोमास भी तैयार करोगे और उससे कोयला तैयार करोगे, फिर भी 3000 करोड़ नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी। हम हमारे तहसील में। तो ये कोल जो है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेन जो है वो ये है दोस्तों, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हमें ये साबित करना है, पूरी दुनिया को ये समझाना नहीं, करके दिखाना है। और आज ये इस मंच के ऊपर पहली बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक जितने भी वेबिनार हुए होंगे, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हुए होंगे, मैंने ये आपके सामने नहीं रखा कभी। लेकिन ये आज से हमें
है तो नया क्रूड बायोमास है। आप सोचेंगे कि कैसे, अभी बताने के लिए बताएंगे क्या? सिर्फ हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करें इसलिए कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड इसके लिए रीजन है, टेक्निकल रीजन है, बिजनेस का इकोनॉमिक सेंस है, और ये पूरी दुनिया को आज से हम लोग बताने वाले हैं। तो समझते हैं पहले ये क्रूड ऑयल का जो पूरा बिजनेस है वो कैसे बिजनेस है। उसके दो कैटेगरी हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की एक कैटेगरी है फ्यूल की। फ्यूल यानी सभी तरह के ईंधन, जेट फ्यूल से लेके पेट्रोल डीजल से लेके आपका एलपीजी, केरोसिन, एफओ, एलडीओ, सब कुछ। वो फ्यूल जो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, वो फ्यूल जो कुकिंग के लिए जाता है, वो फ्यूल जो इंडस्ट्रीज में जाता है, ये सभी एक कैटेगरी तैयार होती है इस क्रूड ऑयल से। दूसरी जो कैटेगरी है जो इस क्रूड ऑयल से निकलती है वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये रबर, ये प्लास्टिक, ये कैंसर तैयार करने वाले फर्टिलाइजर, ये कपड़े, ये कलर, ये कॉस्मेटिक्स, सभी तरह के केमिकल्स, ये पूरी अर्थव्यवस्था है क्रूड ऑयल की। इसलिए क्रूड ऑयल इतना बड़ा जग पे राज कर रहा है। तो अगर ये अर्थव्यवस्था है तो किस तरह से हम लोग बायोगैस को रिप्लेस करेंगे? तो ये देखिए, बायोगैस जब निकलेगी तो दो मेन कंपोनेंट है जो आप सभी जानते हैं। एक है मीथेन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि हर किलो, 1 किलो बायोगैस में वो तो 60% ऑलमोस्ट मीथेन होता है, 55 से 60, और ऑलमोस्ट 35 से 40% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अभी ये जो मीथेन है ये वही काम करेगा जो क्रूड ऑयल का फ्यूल का कंपोनेंट करता है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करते हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। सेम काम करेगा मीथेन। आपके ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो हर गाड़ी, 2 व्हीलर से लेकर बस तक और 3 व्हीलर, रिक्शा से लेकर ट्रक तक, ये सभी गाड़ियां जो आज की तारीख में जो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है और ऑब्वियस जो सीएनजी पे चल रही है, इन सभी को रिप्लेस करेगा सीएनजी। गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ इंजन में बदलाव करने की जरूरत है थोड़ी सी। इसके अलावा अगर कुकिंग गैस की बात करें तो कुकिंग गैस घर का हो, किसी बड़े होटल का हो या किसी बड़े चीज का हो, किसी बड़े मंदिर में अगर हर दिन वो शाला होती है जहां अनाज देते हैं, भोजन वगैरह, कहीं भी हो, वह हर जगह पे हम इस कुकिंग गैस को इस एलपीजी को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे मीथेन के साथ। इंडस्ट्री जहाज एफओ एलडीओ इस्तेमाल करते हैं, वहां हम लोग अपना मीथेन दे सकते हैं कैस्केड में, और वही कैस्केड वो 25-30 सिलेंडर का जो कैस्केड है वही रिप्लेस करेगा। वो पूरा भर खत्म होने के बाद फिर से लाएंगे। तो हर जगह पे जो जो आज का फ्यूल का इस्तेमाल है उसको 100% रिप्लेस करेगा मीथेन। और सबसे अच्छी बात है कि ड्रॉप इन फ्यूल्स है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ईवी जैसे आपको पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। आज जो पूरी दुनिया जिसके ऊपर काम कर रही है वहां मीथेन जा सकता है और वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बना सकते हैं हम लोग इस मीथेन के साथ। तो आज फोसाइल को लेके, क्रूड ऑयल से कोयले का कोई भी इस्तेमाल अगर हो आज पूरी दुनिया में, उसको रिप्लेस कर सकता है मीथेन। और दूसरा वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। क्या देता है क्रूड ऑयल? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। सभी तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो आज क्रूड ऑयल से निकलते हैं वो निकलेंगे इस मिथेनॉल से। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है हमारे यहाँ 40%, उससे मिथेनॉल तैयार होगा और इस मिथेनॉल से सब चीजें तैयार हो सकती है। ये जो आप पूरे अभी चित्र में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने वो मेरा सेशन अटेंड किया होगा जहां मैंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक सेशन लिया। तो आज जो भी रबर, प्लास्टिक, पीवीसी वगैरह जो कुछ आपको लगता है ना, वो सभी हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अभी तक ओपनली ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी हम एक नए पर्व की ओर जा रहे हैं। तो आज जो भी आपको लगता है ना वो सभी तैयार कर सकते हैं हम लोग। जो जमीन से निकाला है और उससे हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये सभी कार्बन बेस्ड जो चीजें हैं वो अपने नेपियर ग्रास सोख लेंगे कार्बन, और उससे हम लोग तैयार करेंगे। और ये जो चीज मैं आज बोल रहा हूं, मेरी विनती है कि आप जाइए और पढ़िए इसके बारे में।
इसके अलावा तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, पेट्रोकेमिकल से लेके फ्यूल तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आज क्रूड ऑयल से तैयार हो रही है और जिसको बायोगैस नहीं बनाता। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मैंने आपको बताया, ये तो पहली बार ऐसे होगा। और इसका प्रॉब्लम क्या है पूरी दुनिया में कि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। अब फिर से मैं वो स्लाइड दिखाना चाहता हूं, देखिए। यानी एक तरफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जिससे पूरी दुनिया चिंतित है कि वो पूरी दुनिया को जला रहा है या बर्बाद कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। दूसरा, अगर इससे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, ये सभी पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने वाले रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स तैयार करने, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें तैयार करके देने वाले कौन है? नेपियर ग्रास। ये पेड़, ये हमारा कुदरत, ये हमारी धरती माँ, जिस नेपियर ग्रास को हम लोग उगाएंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इतनी बड़ी क्वांटिटी में निकलेगा कि हम ये सब काम कर पाएंगे। और दोस्तों, जहां तक टर्नओवर की बात है, बिजनेस की बात है, 3000 करोड़ का जो बिजनेस हमें तैयार करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस, जो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू देगा। और उसके साथ हो गए पेट्रोकेमिकल भी। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए हम लोग नई कंपनी खोलें। आज अगर कोई कंपनी टायर का निर्माण कर रही है, उस टायर के लिए आज वो क्रूड ऑयल से लेके वो प्रोडक्ट है रबर ले रही है, हम अपना रबर उसको दे सकते हैं, बायो रबर, रिन्यूएबल रबर, ये सभी वैसे होगा। ये सभी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है। सिर्फ कलर के ऊपर डिपेंड होने वाले कितनी सारी इंडस्ट्रीज आप बताइए। कपड़े हो सकते हैं, कलर हो सकता है, पेंट्स हो सकता है, कॉस्मेटिक्स, ये सभी चीजों को रिप्लेस कर सकता है। और इस सभी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला जो है वो भारत हो सकता है। और ये करने के बाद वो जो अर्थव्यवस्था है वो उस वहां तक जा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आएगा कहां से? पूरी दुनिया में जो भी कैंसर की फार्मिंग हो रही है, ये जो भी खेती हो रही है, उसके लिए इस क्रूड ऑयल से निकला हुआ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके लिए कितना कैंसर बढ़ रहा है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर ये बिजनेस हमें डेवलप करना है, हमारे गांव में खेतों में ये सब करना है, तो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है, जो कहीं नहीं है, जिसको हम लोग तैयार करेंगे। और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं है, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि गेहूं अगर हमने ऑर्गेनिक तैयार किया तो गेहूं नहीं बेचेंगे मार्केट, गेहूं से बना हुआ आटा बेचेंगे, उससे बनी हुई जो ब्रेड है वो बेचेंगे, कुकीज बेचेंगे, और पूरी दुनिया में बेचेंगे। 100% ऑर्गेनिक, जिसमें कोई केमिकल नहीं, ऐसी चीजें बेचेंगे। तो ये सब करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि उस फ्यूल का निर्माण करें, उस बायोगैस का निर्माण करें, फर्टिलाइजर का निर्माण करें। उसके बिना किस तरह से हम लोग अपने उस रेवेन्यू को तैयार करेंगे, किस तरह से फिर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जहां हमें अपने देश को अपनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। तो एक ही ये जो लक्ष्य है कि अपने देश को वहां तक लेके जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी अगर कुछ चीज होगी तो वो ये है कि हमें हर तहसील में 500-600 टन का ईंधन का निर्माण करना है और उसको बेचना है। जब 600 टन हम लोग तैयार करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 टन का फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, जो फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएगा और उसके प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। ऐसे अगर हम लोग इकोनॉमी तैयार करें, तब हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और आपके तहसील में कैसे 600 टन तक जाएंगे, ये पूरा रोड मैप, ये पूरा प्लानिंग वगैरह मेरा तैयार है सब, कि आपके ग्राम पंचायत लेवल पे क्या करेंगे, हम गांव में क्या करेंगे, हर ग्राम पंचायत में क्या है, पूरी चीजें हमारी आज प्रॉपरली तैयार है, जिसके ऊपर अभी काम करना। और दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लूप्रिंट है वो यही है कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, ये जो प्रोजेक्ट है उसको लगाना, उसमें सब करना और उसको रेप्लिकेट करना। तो आपके यहाँ जो एक प्रोजेक्ट लगेगा उसको ही हमें 40, 50, 60 तक लेके जाना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है, यही ब्लूप्रिंट है। आपका जो एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे अर्थव्यवस्था। अगर आप देखोगे तो इसके बलबूते पे ये सब टर्नओवर है। इसलिए ये सभी एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट के जो काम है वो
कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि क्या होगा ये बेसिक मेन चीज है जिसके ऊपर ये सब होने वाला है। तो ये सभी काम आपके तहसील में अभी चल रहे हैं, वैसे ही आगे बढ़ेंगे और ज्यादा तहसील में इसकी शुरुआत हो। बायोकोल हमारा बिजनेस नहीं है, एक समझिए आप। इस कोल को तैयार करना, कोयले को तैयार करना, उसको बेचना, ये बिजनेस ही नहीं है अपना। क्योंकि इस बिजनेस से कुछ उतना हम लोग हासिल नहीं कर सकते जितना करना, जो लक्ष्य हमने सबके लिए, अपने देश के लिए रखा है, किसानों के लिए रखा है। दोस्तों ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। क्यों? ये तो पहले रेवेन्यू कंपैरिजन मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं। मुझे पता है कि 10 अगस्त के बाद जब आपने सुना होगा तो बहुत सारे लोगों ने फिर वो कैलकुलेशन शुरू की होगी, ऐसा वैसा। तो कंपैरिजन ही नहीं, ये जो मैंने आपको बताया वो है तरीका काम करने का। तो बायोकोल जो चीज है वो बिजनेस के लिए नहीं है। ये कोयला जो चीज है वो बिजनेस के लिए नहीं, वो हमारे कमिटमेंट के लिए है। आज हमने किसी को कमिटमेंट दिया है, वादा किया है, प्रॉमिसेस किए हैं, उन लोगों के लिए है ये कोयला। और वो लोग कौन है? ये किसान। ये 15,000 लोग, 10,000 लोग, जितने भी लोगों को आप मिले होंगे और जितने भी लोगों ने आपके हमारे विजन मिशन के ऊपर भरोसा रखा होगा, इनके लिए ये चीज। और ये सिर्फ 15,000 नहीं है, हमारे तहसील में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको जरूरत है इन चीजों की। बहुत सारे लोग जिन्होंने सुना होगा लेकिन हमें ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि डरते हैं। वो डरते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो इतना अच्छा है सिर्फ, लेकिन ऐसा ना हो कि कई सारी कंपनी आती है, बातें करती, निकल जाती है, वैसे आप हो। डरते हैं कि वो कितना अच्छा है, लेकिन दिल से सभी को अच्छा लगता है जो हम लोग काम कर रहे हैं। दिल से सभी को ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। अगर ये किसानों के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं तो होना चाहिए। तो आज हमें जिसके लिए काम करना है वो सिर्फ 15,000 नहीं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज इसकी राह देख रहे हैं, और इनके लिए इस चीज की हमें शुरुआत करनी है। और दोस्तों इसके अलावा आज हमारी एक फैमिली बन चुकी है। आज कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ, हमारे फैमिली में। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं उनके बारे में, जो धूप छाव, बारिश, दिन रात, कोई भी चीज हो, वो वहां गांव गांव में गए, हजारों सेमिनार उन्होंने दिए और लोगों को अपने साथ जोड़ा है। तो आज इन सभी लोगों का पेट पालना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये काम अभी शुरुआत करना है दोस्तों। और हमारे कई सारे एमवीपी एंटरप्रेन्योर है, उद्योजक, जिन्होंने दिल से अभी ग्राम पंचायत के लेवल काम करना है, और उन्हें भी इस रेवेन्यू और सब चीज की शुरुआत होनी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है आप, क्योंकि आपके वजह से ये पूरी तहसील में ये जो चीजें हुई है। और कई सारे हमारे पास ऐसे उद्योजक है, बायोफ्यूल स्टार्टअप के प्रमोटर है कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अभी 100% उससे पेंसिल कर। तो हम जो अपना रोड मैप है उस पर चलेंगे, जो हमारा काम है, जो लक्ष्य है वो हासिल तो करना है। लेकिन आज भी ये सर्वाइव होने के लिए ये सब काम, पैसे कमाना जरूरी है, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो ये वैसे ही होगा एग्जाम के बाद। किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ाई कर देते हैं कि हमें 100 में से वो 95 मिले और हमें एडमिशन मिले। वैसे कोई भी बिजनेस में अगर आप देखोगे तो बिजनेस का जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट। अगर हमने प्रॉफिट नहीं किया, अगर 2 पैसे नहीं कमाए, तो बिजनेस ही नहीं कर रहे हम, इसका ये अर्थ होता है। तो हमें अभी मस्ट शुरुआत करनी है, और आज से हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमने इन लोगों को, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे खेडूत हैं, हमारे चैनल पार्टनर, उनको क्या कमिटमेंट किए है कि नेपियर ग्रास, आप नेपियर ग्रास उगाए, हम वो 1,000 रुपए पर टन से उसको लेंगे, आप ऐसा करिए। ये पूरा मुझे लगता है आपको सब पता ही है, हमारी कमिटमेंट है। तो इस कमिटमेंट से हमें शुरुआत करनी होगी। जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को हमें पूरा करना होगा। हम अपना वादा किसी भी हालत में ना उसको ब्रेक करेंगे, ना उसको मोड़ेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। जो बोला है वो करके दिखाएंगे, वो एक है। और दूसरी चीज है कि हर ग्राम पंचायत में देखो, एक प्रोजेक्ट, एक अगर आपने बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट हमने लगाया, तो एक बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी इनपुट वो 100 टन की है।
और उस 100 टन के लिए अभी जिस तरह से यील्ड आती है, तो 60-70 हेक्टर भी अगर आपने लगाया किसी ग्राम पंचायत में, तो भी वो प्लांट पूरा जिंदगी चलेगा। तो वो एक प्लांट से हम लोग सिर्फ 40, 50, 60, 70 किसानों को ही कैटर कर सकेंगे, ये उनकी मदद कर सकेंगे। ये 15,000 लोगों को जो हमने किया है तैयार, तो हमारी जो कमिटमेंट है, हमने जो प्रॉमिस की, ये सभी लोगों के लिए है, सभी इन ग्राम पंचायत के लिए है, गांवों के लिए। तो उसका जो कमिटमेंट है वो इस एक प्रोजेक्ट से नहीं होगी, हमें हर गांव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए करना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, नेपियर ग्रास का जो वादा है वो पूरा करना पड़ेगा, और हर ग्राम पंचायत से करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे प्रोजेक्ट पूरा होने दीजिए, माल बेचने दीजिए, बाद में हम लोग वहां उस ग्राम पंचायत में जाएंगे। और इस नेपियर ग्रास से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा विषय है, ये आपका मेरा जो अपनी जो उद्योजक है, ये हमारा सवाल है, ये उन लोगों का नहीं जिन्होंने यहाँ पर हमारे ऊपर भरोसा रखा है। तो अगर हमारी जो कैपेसिटी, तो क्या फोकस क्या है, हमारा ट्रैक क्या है, हमारी ब्लूप्रिंट क्या है कि हमें बायोफ्यूल स्टेट तैयार करने मैक्सिमम, जैसे हमने देखा कि 600 टन के ऊपर जाना है और उसको बेचना है, तब जाके अर्थव्यवस्था वहां तक जाएगी। ये सिंपल हमारा रोड मैप। लेकिन आज की तारीख में अगर इतना सारा नेपियर ग्रास तैयार हो रहा है, तो आज क्या इमीडिएटली तैयार करके बेच सकते हैं, आज कौन सी कैपेसिटी हमारी फास्ट तैयार हो सकती है, तो शायद वो ये हो सकती है। तो इसीलिए ये है, और हर ग्राम पंचायत में हमारा एक उद्देश्य है कि हमें हर ग्राम पंचायत में 100 हेक्टर इतना बायोमास तैयार करना है, 100 हेक्टर के ऊपर बायोमास की खेती करनी है। वो भी कैलकुलेशन आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि हर ग्राम पंचायत में कितनी जमीन है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो उस जो 600-700 हेक्टर जो कुछ जमीन आज आपके ग्राम पंचायत में, उसकी सिर्फ 100 हेक्टर और मैक्सिमम 20% इतने जमीन के ऊपर बायोमास फार्मिंग करनी है, जिसके अगर जो अभी कैलकुलेशन करे जिस यील्ड से जो मिल रही है, तो हम लोग 5 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे वहां रेवेन्यू हर साल, हर ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग शानदार काम कर रहे हैं, तो 500 टन नहीं, बहुत ज्यादा टन हर हेक्टर में प्राप्त हो रहा है। हमारे कंडोबेरी जो उद्योजक है, उन्होंने सर्टिफिकेट ही लिया है कि 1600 टन प्रति हेक्टर तक हो गए, ऐसा सर्टिफिकेट लिया कि इतने हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी है, तो जितना भी अगर बायोमास तैयार हो, उतना हम लोग उसके हिसाब से उस ग्राम पंचायत में रेवेन्यू का जनरेशन कर सकते हैं। और इस 100 हेक्टर की शुरुआत हम लोग आज करेंगे 10 हेक्टर से। तो ये 100 हेक्टर जब करना है, तो उसके पहले 10 हेक्टर के साथ शुरुआत करेंगे। वो करते करते कितने ही सारी चीजें हमें पता चलने वाली, समझने वाली, और उसके हिसाब से हम लोग, मेरा पीछे बहुत बैकग्राउंड आ रहे हैं आवाज, नो सर, नो सर, ओके थैंक यू। तो इस 100 हेक्टर बायोमास के लिए जाने के लिए पहले देखना पड़ेगा हमें, जैसा हमने देखा कि हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, अलग मिट्टी है, अलग सब कंडीशन है। तो वैसे हम लोग 10 हेक्टर से चालू करेंगे, हमें वो 100 हेक्टर तक जाना है। और सिर्फ 100 हेक्टर करने के बाद साथ भी हम अपने तहसील के लिए लगभग 40 लाख इतने साल का सीएसआर तैयार कर सकते हैं। और वही सिर्फ बायोमास के बेस पे वही सीएसआर 40 लाख से लेकर 400 लाख तक जा सकता है। तो आज जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है हमारे सामने गांव के लिए, स्कूल में हो सकता है, मेडिकल स्किल में हो सकता है, रोड के लिए हो सकता है, ये सभी चीजें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आज से। आज से 10 हेक्टर, अगर आपके पास 40 ग्राम पंचायत है, तो 40 ग्राम पंचायत से हम इस 10 हेक्टर के बिना पर 40 लाख साल का जनरेट कर सकते हैं गांव के लिए, तहसील के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो मुझे अभी इतना डिटेल में इससे बताने का कारण यह है कि मुझे इस बात पे पूरी क्लैरिटी चाहिए। आप जो तहसील के प्रमुख हो, आज ये मीटिंग सिर्फ जो प्रमुख की उनकी है, उनके लिए रखी है। मुझे आपके मन में ये जो रोड मैप है पूरा क्लियर चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल कोई डिस्कशन, कोई डायवर्जन कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अंत तक जब तक हम ये हासिल नहीं करते, तब तक पूरी तरह से आपका ये जो क्लैरिटी है, जो फोकस है, वो उस उद्देश्य में होना चाहिए कि हमारा फोकस है कि ऊपर दिल्ली की तरफ जाना है, नीचे बैंगलोर की तरफ नहीं।
और कभी भी आने वाले दिनों में ये डाइवर्ट नहीं हुई। तो यही इसकी जरूरत थी। तो कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे? तो दोस्तों, अगर हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है तो पहले आपको इस बिजनेस के सेक्टर को समझना पड़ेगा। अभी तक जो भी काम हमने किया ना, एक एनजीओ के जैसे काम किया। ये सेमिनार करते हैं, गांव में जाके लोगों को मिलते हैं। कौन करता है? कौन सी कंपनी, कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी? एक कंपनी मुझे बताइए, आज स्वतंत्र आजादी मिलने के बाद 75 बरस हो गए। हमारे देश की कंपनियां, बाहर की कई सारी कंपनियां, कौन सी कंपनी है मुझे बताइए जो गांव में जाके ये काम करती जो हम लोगों ने किया? कई सारी ऐसी भी कंपनी जो एग्रो बेस्ड है, आज भी है ना, कई कितने सालों से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी कंपनी है जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट दे सकती है, देखती है, बाकी कुछ करती है, बहुत सारा। कौन सी कंपनी ऐसा काम करती है जो एमसीएल कर रही है? अभी तक, आज तक ऐसा एमसीएल जैसा काम सिर्फ एनजीओ करते हैं, सिर्फ एनजीओ जिनको दिल से लगता है और गांव में जाके ऐसा काम करते हैं। आज तक ऐसा काम कौन करता है कॉर्पोरेट में? देखे तो कॉर्पोरेट में एक डिवीजन होता है, सीएसआर का डिवीजन। तो जितना प्रॉफिट होता है उसका कोई कुछ पैसा वो सोसाइटी के लिए रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो अभी तक लोग हमें शायद ये समझते हो कि ठीक है, चलो एनजीओ जैसा काम कर, ऐसा कुछ विजन मिशन है तो चल रहे, काम कर रहे हैं, तो लोगों ने ज्यादा बॉदर नहीं करते। और बायोफ्यूल ये जो विषय है, पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो इतनी सी छोटा सा, यानी लोग कुछ भी नहीं बनाते। पूरी दुनिया में जो बायोफ्यूल बनता है ना दुनिया में, वो मैक्सिमम सिर्फ अमेरिका और ब्राजील दोनों ही बनाते हैं, क्योंकि भाव की वैसी व्यवस्था है। पूरी दुनिया में बायोफ्यूल इतने स्केल या ऐसा कुछ बनाता ही नहीं कोई। तो आप भी क्या करेंगे? करके करके कितना करोगे आप? तो इस तरह से लोग अभी तक सोचते होंगे। अभी हम बिजनेस में एंटर कर रहे हैं दोस्तों, समझिए, जब हम लोग बिजनेस के एंटर कर रहे हैं, जो सोच लेके हम लोग चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं, इस लक्ष्य में अभी की जो व्यवस्था है ऑयल एंड गैस की, उसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। और ये बिजनेस नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है, युद्ध है, युद्ध। अभी तक हिस्ट्री में जो औद्योगिक क्रांति के बाद जितने भी युद्ध हुए, वो सिर्फ हुए हैं इस ऑयल एंड गैस, इस एनर्जी के लिए। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ईरान इराक युद्ध, यहां तक कि आज जो रशिया ने यूक्रेन के साथ जो युद्ध किया है, वो भी, उसका भी कारण है ये ऑयल एंड गैस। आज की तारीख में रशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार करता और बेचता है। ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस रशिया में सबसे ज्यादा बेचता है रशिया दुनिया में। 10% उसका हिस्सा है मार्केट। और ये जो यूरोप है, यूरोप में तो 40% से ज्यादा नेचुरल गैस रशिया से जाती है। और ये पूरी जो पाइपलाइन वगैरह है, ये यूक्रेन से जाता है, क्योंकि यूक्रेन किसी दिन, किसी दौर में पूरे रशिया का भाग था, हिस्सा था। तो अभी लेकिन वो अलग अभी देश हो गया। अभी यूक्रेन अलग देश होने के बाद पूरी जो यूरोपियन की वो संगठन है नाटो, वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, रशिया बोलता है नहीं जाने का, लेकिन वो गया। फिर भी एक भी यूरोपियन देश उसके साथ खड़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सभी देशों को ऑयल और गैस आज रशिया से जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं रशिया को नहीं, आज यूक्रेन के सामने कंडेम किया लोगों ने कुछ, लेकिन बस बाकी कोई नहीं करता, ये रशिया के सामने कोई खड़ा नहीं, क्योंकि पूरी एनर्जी का कंट्रोल उसके हाथों में है। और उसको यूक्रेन पे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि वो सभी पाइपलाइन यूक्रेन से जाती है। तो ये है क्रूड ऑयल, ये है बिजनेस, कि जिसके हाथ में जो है वो किसी को नहीं देखता, इतनी जरूरत उसकी हो सकती है। और ये भी 10-12 दिन पहले हमारे यहाँ जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो बहुत बड़ी पोजीशन है, वैसे ही अमेरिका के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, उनके नीचे अगर कोई पोजीशन है तो उनके संसद का जो अध्यक्ष है, वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष हुआ, तो वो दूसरे स्थान पे होता है। और वो लेडी, नाम मुझे अभी याद नहीं कर रहा, वो मैडम उस ताइवान में गई, जिसको चाइना ने बोला था कि जाने का नहीं, और जाने के बाद चाइना ने पूरी दुनिया के सामने इनको ललकारा के वार्निंग दी कि जरा भी कुछ किए तो हम युद्ध चालू करेंगे, और ऐसा वैसा नहीं, एकदम न्यूक्लियर तक जाएंगे। और ताइवान के सामने वो जो आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि उन्होंने फिर अपने इस युद्ध का सराव किया, सराव विराव कुछ नहीं किया, दागे उन्होंने मिसाइल्स हुआ। इतनी जरूरत है चाइना की।
चाइना में अभी हमने देखा फोसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल, अभी रिन्यूएबल फ्यूल सेक्टर, ये जो सेक्टर है उसमें पूरा कंट्रोल है चाइना का। ईवी के नाम पे जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिका में जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, वो सब 100% कंट्रोल है चाइना का, क्योंकि उनको सभी बैटरी देती है चाइना। कुछ नहीं कर सकता अमेरिका अगर चाइना ने ये किया तो, बंद किया तो खुला, क्योंकि इसके पास इतना कंट्रोल है, इसलिए खुला चैलेंज दिया और इतना ललकारा सबके सामने। तो ये होता है बिजनेस, ये होता है। और हम अभी जब बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है सिर्फ 10 हेक्टेयर की, सिर्फ 10 हेक्टेयर अगर आप अपने ग्राम पंचायत में इस बायोमास फार्मिंग को करेंगे, नेपियर ग्रास को करेंगे, तो पूरे देश में हम लोग 375 मिलियन टन इतना कोयला तैयार करेंगे। जो भारत का आज की जो जरूरत है वो 40% तक इतना कोयला तैयार करेंगे। आज पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे है कोयला का तैयार और कोयला का इस्तेमाल करने वाले। तो जितना कोयला भारत को लगता है 40%, तो सिर्फ 10-10 हेक्टेयर में हम लोग तैयार करेंगे। तो यह स्केल, जिस स्केल के बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं, वो स्केल की बात कर रहे हैं आज एमसीएल। और सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, हमारे पास इतने लोग हैं, आप हो जो जिस लेवल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो और ये बायोकोल जो है, अगर आपको लगता होगा कि हम लोग बायोमास लेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे और बेचेंगे मार्केट में, तो वो नहीं है। जिस बायोकोल की मैं बात कर रहा हूँ, उस बायोकोल की कैलोरीफिक वैल्यू किस तरह से वो कोल को रिप्लेस करेगा, ये सब सोच के रखा है। उस प्रोडक्ट को बनाएंगे हम। ये सिर्फ ब्रिकेट तैयार करके जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, मॉइस्चर ज्यादा है, ऐसे हम लोग नहीं बेच सकते मार्केट। वो तैयार करेंगे जो 100% कोल है और उसको बेचेंगे, और उसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बिजनेस है ही नहीं। आज कोल तैयार कर कोयला बेच रहे हैं, उसको हम लोग अपना कोयला तैयार कर रहे हैं और बेचते हैं, बस इतना सिंपल है। वो अगर फ्यूल ईंधन और ऊर्जा का काम करे तो हम लोग भी ईंधन और ऊर्जा का काम कर और उसको बेचने वाले। तो ये कंपटीशन कुछ है ही नहीं। वो दुनिया, ये सब जो लोग काम में काम कर रहे वो ऐसा नहीं देखेंगे कि आप भी धंधा करो, मैं भी धंधा करता हूँ, हम लोग चले, ऐसा नहीं होता। और ये लोग इतने बड़े हैं, इतना उनका प्रेजेंस है, इस तरह से उनके कनेक्शंस हैं, इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, आज से नहीं कई सालों से हम लोग कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो, आपको लगता है कि आपने सीएम को मिला, आप सीएम को मिले, आप इनको किसी मंत्री को मिले, लोग पैसा भी अपने पास आएगा भी, सब सब होगा, सभी ने कहा है कि भाई हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये बहुत 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 ऊपर है उसके, ये इतने ऊपर है कि देश की इकोनॉमी चलाते हैं ऐसे लोग। मैंने आपका कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें होती है। आपने देखा कि 191 लाख करोड़ एक साल में निवेश हुआ। आपको पता है कि हमारे देश में पिछले साल में सभी कंपनियों ने मिलके आईपीओ से लेके स्टार्टअप से लेके पूरा जो पैसा रेज किया, कितना रेज किया, 1 लाख करोड़। और एक ऑयल एंड सेक्टर का एक साल का निवेश है 191 लाख करोड़। जब कोई भी कंपनी आती है किसी देश में निवेश करती है ना, तो बहुत सारे एग्रीमेंट वो गवर्नमेंट के साथ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट भी उनको कुछ वायदे करनी पड़ते कि बाबा यहाँ आप आओगे तो हम लोग आपके 10 साल 15 साल 20 साल आपको मदद करेंगे, ऐसा करेंगे। तो जब ये व्यवस्था तैयार होती है तो इनके साथ सब स्टेक होल्डर बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर बन जाते हैं, इस बिजनेस में पार्टनर्स बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट। और इनके साथ अगर हम लोग बोले कि नहीं ईएमसी लाएगा और ये बेचेगा, तो ये कंपटीशन हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक तरीका है, एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका है। लोग, कस्टमर है जो डिसाइड करेंगे कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं। कस्टमर है डिसाइड करेंगे कि नैनो उनको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर कस्टमर को नैनो नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी, फेल हो गई नैनो। अगर टेक्निकली देखें तो बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत कम इसमें वो सब, लेकिन नहीं अच्छी लगी। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि एप्पल फोन दुनिया का सबसे अच्छा फोन है, अगर मैं उसको साथ में रखूं तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, तो कस्टमर लोन लेंगे लेकिन वो एप्पल फोन खरीदेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। एक कस्टमर है जो डिसाइड करता है कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, और ये अकेला
कि एकमेव ऐसा तरीका है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं और ये सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ही नहीं है दोस्तों। और दूसरी चीज, हमें जब काम करना है अपने हर तहसील को अगर राज्य बनाना है, आपके लोगों का, आपके किसानों का, आपके खेडूत सभी लोगों का स्वराज्य बनाना है, तो हमें यह भी देखना होगा कि आगे के 10, 15, 20 साल और यही कितने भी साल आपके ही लोगों का वहां राज्य, किस तरह से वहां कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी घुस नहीं सकती और काम नहीं कर सकती, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखोगे, बहुत बार ये डिस्कस भी हुआ है कि कितनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी 2 काम कर रही है, बिजनेस कर रही है। कोई भी सेक्टर लीजिए आप, ये मोबाइल का इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें एक कंपनी ने इंडिया की जो 5,000 का मोबाइल तैयार कर रही है और बेच रही है। ई कॉमर्स में एक कंपनी ने जो जो उस अमेजोन के स्केल पे काम कर रही है, वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट के लेवल पे काम कर रही है। फ्लिपकार्ट 100% वॉलमार्ट बन गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, वहां कहाँ है इंडियंस, कहाँ है भारतीय कंपनियां? तो जब ईंधन और ऊर्जा की बात हो रही है, तो आपके तहसील में आप ऐसा मत समझिए कि मैं एक अपना बायोफ्यूल स्टेट लगाऊंगा, बस आराम से मैं चलता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। और कोई दूसरी बाहर की कंपनी आई या कोई भी कंपनी आई, क्योंकि बाहर की कंपनी क्या होती है, वो हमारे ही लोगों को आगे रखती है, जैसे अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज थोड़ी आएंगे और किसानों के साथ बात करेंगे, नहीं, या कोई भी किसी लोग, जैसे फ्लिपकार्ट के साथ हुआ। फ्लिपकार्ट आपने वो 100% वॉलमार्ट है, किसको पता है? लोगों को लगता है फ्लिपकार्ट है अपने देश की कंपनी, 1% भी नहीं अपने देश का उसमें भी। वैसे होगा आपके तहसील में, लोग ऐसे आएंगे, एक भारतीय नाम होगा, आपके बाजू का नाम होगा, 100% इक्विटी होगी चाइना की, और वो आपके तहसील में आएंगे। आपको लगेगा क्या जरूरत है, एक बायोफ्यूल स्टेट लगा, ये अपना काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, मस्त। वो कब आएंगे और क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये समझा था कि ऐसा होगा, ये सभी लोग आएंगे तो समुद्र के रास्ते ही आएंगे, और वो पहला राजा था कि जिसने समुद्र में किले बनाए। इसलिए उनको भारत के जो नौसेना है उनका जनक भी माना जाता है। हर साल नौसेना के दिन उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसा होने वाला है और उन्होंने वो किया। इसलिए देखोगे कि आप कभी उनके होते हुए वो लोग नहीं आए, और उन्होंने एंट्री भी की इंडिया में नीचे से, गोवा और नीचे से। तो ऐसा काम हमें करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात ऐसा है ना कि हम लोग कितना भी बड़ा परिवार तैयार करें, कितने भी बड़े बिजनेस की सोचे, एक सिंगल होल पूरे जहाज को डुबा सकता है। तो इतने साल की मेहनत, इतने आपने की हुई मेहनत, हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से पूरी मेहनत पानी में जाए। जितना भी जहाज हम लोग तैयार करें वो पानी में जाए, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है 100% एमपीपी। देखो, तालुका करके कोई सेपरेट ऐसी एंटिटी नहीं है। तालुका आपका बना है वो ग्राम पंचायत की वजह से। हर ग्राम पंचायत के में आपके ऊपर, हमारे विजन और मिशन के ऊपर भरोसा रख के दिल से काम करने वाले अभी सैनिक चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकेंगे हम। 100% चाहिए, एक भी ग्राम पंचायत आप नहीं छोड़ सकते। इतने थोड़े से छत्रपति शिवाजी महाराज जब शुरुआत की, थोड़े से लोग थे, और इतने बड़े सेना को उन्होंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे आप जैसे लोग हर ग्राम पंचायत में डटे हैं, जो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, और जो भी कमा रहे हैं उनको दे रहे हैं। ऐसे लोग हर ग्राम पंचायत में करने हुए 100% एमवीपी करना होगा एग्जीक्यूशन के लिए। ये वियतनाम, आपको पता है, ये युद्ध, अमेरिका जब दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका जीत गया, विजयी हो गया। कैसे विजय हुआ? तो उसने जापान को पूरी तरह से बेचैन किया, पूरी तरह से बर्बाद हो, अणुबॉम्ब डालने के बाद कुछ नहीं बचा। तो अमेरिका सबसे बड़ी ताकत बन गया, और तभी युद्ध चालू हुआ अमेरिका का इस वियतनाम के साथ। छोटा सा देश वियतनाम, इतना छोटा सा। अभी अमेरिका का लगा कि बस में हम लोग जाएंगे और कुछ घंटे में उनको पूरी तरह से परास्त करके आ जाएंगे। इतने विमान, इतने उनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब, अभी कई सारे पिक्चर्स है, वो आप देख लेना इंटरनेट के ऊपर। लेकिन उसके बाद वियतनाम 20 साल तक अमेरिका से लड़ा
और अमेरिका को हराया, सिर्फ लड़ा नहीं, हराया 20 साल तक। कोई अभी कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। किस तरह से? क्योंकि उन्होंने पढ़ा इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे काम किया, क्यों उन्होंने हराया इतनी बड़ी सेना को, और हमेशा इतना बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, कैसे किया, वो उन्होंने पढ़ा। और यही कारण है कि आज उनके संसद के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा पुतला, ये उनका, जैसे हमारा संसद है नई दिल्ली का, वैसे उनके संसद के सामने सबसे बड़ा ये आप जो देख रहे हैं ना, ये उनका पूरा स्टैच्यू है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों ये जंग है, नहीं मुमकिन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही किया ना, जो उनकी चीज थी, जो उनका लक्ष्य था, जो स्वराज्य का निर्माण करना, उस लक्ष्य के साथ सभी लोगों को जोड़ा, जिस तरह से अभी आपने किया। लेकिन वो हर हफ्ते एक जगह पे रह के करना पड़ेगा, हर हफ्ते लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप खड़े हो उनके लिए। हर गुरुवार को जैसे मंदिर जाते हैं, शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, रविवार को जैसे आप मास करते हैं, वैसे ही हमें हर गांव, हर ग्राम पंचायत में हफ्ते का एक दिन, आधा घंटा, 1 घंटा लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये एब्सोल्यूट जरूरी है। आपको नहीं समझ रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य लेके जब हम लोग चल रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट जरूरी है, कंपलसरी है। तो अगर तहसील में बिजनेस चालू करना है तो ये 2 क्राइटेरिया है। और ऑब्वियसली शुरू होगा वो 10 हेक्टेयर से, लेकिन 10 हेक्टेयर नहीं हमारा टारगेट, लक्ष्य 100 हेक्टेयर तक है। तो ये 2 कंपलसरी ये चीज है जो हमें करनी है, 100% MVP और 100% सैटरडे सेशन। दोस्तों आज हमारे पास ऐसे 5 तहसील है जिन्होंने ऑलरेडी ये किया, जिन्होंने ऑलरेडी ये 100% MVP किया है। अभी पहले यशवंत पिंगले साहब, जिनका तहसील है देवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र से। दूसरे हरिहर मयकर, जो दोड़ा मार्ग इस तहसील से है, जिला है सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र से। तीसरे है श्रीनाथ पाटिल, जिनका देवरी परगी ऐसा तहसील है, और जिला है विजयपुरा, कर्नाटक से। बाद में हमारे रमेश नवले साहब, जो कलबुर्गी तहसील से है, जिला भी कलबुर्गी है, और कर्नाटक। अब और 5वें नंबर पे भारत कुमार पटेल साहब, जो अंकलाव इस तहसील से है, जिला उनका है आनंद, गुजरात। अभी फिर अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए तो इन्होंने किया, तो क्या करेंगे इनके साथ? तो दोस्तों अभी आप देखिए हम लोग क्या करेंगे। जिस तरह से अगर फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, आपको लगता होगा कि ये परमिशन जगह भी का ये सब कब होगा, ये सब ऐसे नहीं होगा। अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह से काम कराता। आपने कभी देखा कि वॉर फ्रंट में जब सैनिक जवान काम करते हैं, किसी ब्रिज का निर्माण करना है तो कैसे काम करते हैं, वैसे होगा। पूरी प्राथमिकता सिर्फ इसके ऊपर होगी। और इस जगह में जब अभी ये 10 हेक्टेयर का नेपियर घास की हम लोग काम चालू करेंगे, तो जब किसान हमें ये फसल देंगे उसके पहले ये फैक्ट्री तैयार होगी, पूरी चीज। ऐसे काम अभी आने वाले दिनों में करेंगे, मैं करूंगा। तो एक नया, और इस जगह जहां तक MVP की बात है, देखो MVP यानी आपको अभी आप उसको, आपके पास अभी वो परमिशन नहीं है बेचने की या अपॉइंट करने की। बेचना नहीं, अपॉइंट करना है राइट वर्ड। आप नहीं करेंगे अभी अपॉइंट MVP में, यानी किसी के घर में जाओ, किसी के 4 बार उनको बोलो कि MVP करो, MVP करो, ऐसा नहीं होगा अभी कुछ। हमारा एक अभी प्रोसीजर होगा, हमारा एक सेंट्रलाइज सेमिनार होगा, वेबिनार ऑफ कोर्स ऑनलाइन, और वो फीस के साथ होगा। 100-200 रुपए की कुछ भी फीस हो, लेकिन फीस हो लेंगे हम लोग। और जिनको लगता है कि वो ऐसे है जैसे आप लोग हो, वो लोग आए, उस सेमिनार को अटेंड करें। वो सेमिनार हमारे जो सबसे जो सीनियर लोग हैं वही लेंगे सिर्फ। और वो करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि MVP से के साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, उनको चुनेंगे नहीं चुनेंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने फॉर्म भरा तो हमारे ऊपर उन्होंने एहसान किया, ऐसा नहीं। ये किसी भी उद्योजक को चुनना यानी शादी करने जैसा है। उस उद्योजक के साथ पूरी जिंदगी हमें बितानी है। अगर उसको वो मिशन, वो विजन सब समझ में आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो हम लोग राइट कैंडिडेट के लिए रुकेंगे,
लेकिन वो ऐसा काम करेंगे। और आपको देखना है, आपको सिर्फ राइट जो प्रोस्पेक्ट आपको लगते हैं, जिनमें काबिलियत है, जो आपके जैसे है, जो हमारे गांव का विकास ऐसे कर सकते हैं, तो आपका काम है सिर्फ उनको सेमिनार को आप अटेंड करवाना बस। और ऐसा सेमिनार हम लोग अभी आपको आज ही पता चलेगा कि कब करते हैं। और दोस्तों ये जो ये चल रहा है ना एमबीपी, जल्दी कीजिए, आज करिए, आज साइन कीजिए, आपको ये क्या है? आई मीन ये कुछ सेल नहीं लगा इधर। और बिल्कुल ऐसा मैं आपको अभी बेचने नहीं दूंगा इस पर, या किसी को अपॉइंट करने नहीं दूंगा। ये वैसे होगा जैसे आज एमपीओ को करते नहीं। कितने सारे आप हमेशा देखते होंगे ना उसके रिजल्ट्स, 10 लोगों के इंटरव्यू होते हैं और सब लोग के पास जमीन भी होती है, 10 एकड़, पैसे भी होते हैं, बैकग्राउंड भी होता है, फिर भी 10 में से 2 ही हम लोग अपॉइंट करते हैं। वैसे ही प्रॉपर अभी एमवीपी का सिलेक्शन करेंगे, 100% एमवीपी, 100% चार्टर्ड सेक्शन। इसके साथ हम लोग बिजनेस की शुरुआत करेंगे आपके तहसील। और एक बात समझे, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन किसानों की है। आप उसको समझिए। ये 10,000, 12,000, 15,000, मैंने अभी बताया कि उतने ही नंबर नहीं। ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन जो राह देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको नौकरी की जरूरत है और जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इन लोगों के ये इनका भविष्य किसी फॉरेन की कंपनी की, किसी दूसरी कंपनी के हाथ में नहीं दे सकता मैं, और ना आपको देने दूंगा। इन सबका भविष्य हम लोग साथ में मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे। ये आप जो कह रहे हैं ना कि जो एमवीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हमारी है, एमसीएल की। कोई अगर आए नहीं उसको जाए तो उनको पैसे दे देंगे, वो चला जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्ची असली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों की है। एमवीपी का तो कम से कम पैसे दे देंगे उसको हो जाएगा। वहां तो पैसे, आई मीन पैसे की भी बात नहीं, ये कमिटमेंट की बात है, प्रॉमिस की बात है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए तो शुरुआत किया है सब। ये एमसीएल जो पूरी जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो शुरुआत की है। अभी इस एग्जीक्यूशन में मेरा एक नया रोल होने वाला। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हर हफ्ते शुक्रवार को मैं आता था, मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको मैंने बताया, हम लोग डिस्कस किया या जो भी नॉलेज शेयर किया। ये थ्योरी बहुत हो गया। अभी मेरा रोल आज से बदल रहा है। मैं इसमें, जैसे मुझे एडवाइजर बोलते हैं, तो वैसे मैं अभी इस एग्जीक्यूशन का चीफ एडवाइजर हूँ, ऐसा आप समझिए। और मेरा एक ही अभी मिशन है कि आपके तहसील में बिजनेस की शुरुआत करना, आपके तहसील में इनकम की शुरुआत करना। और वो इनकम का पहला जो हकदार है वो किसान। और किसान से लेके आपके चैनल पार्टनर से लेके आप सभी को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम लाना, ये अभी एग्जीक्यूशन। और जो मैं कर दोस्तों, मैं हर हफ्ते यार, हर हफ्ते 8 बजे मैं वैसे ही रहूंगा जिस तरह से आ जाता हूँ या इतने दिन तक आया। लेकिन सब्जेक्ट एक ही होगा, वो है बिजनेस। क्या किया आपने तहसील में, क्या कर रहे हैं आप, वो मैं हर तहसील में देखूंगा। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि एमसीएल के पास अभी 700 कंपनी है, उसमें से 300-400 कंपनियों ने काम किया, बाकी कंपनियों ने क्या फर्क पड़ता, वैसा नहीं कुछ। कोई भी तहसील एक्सेप्शन नहीं है। हर तहसील में वहां जो लोग रह रहे हजारों लाखों, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। तो अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो हम लोग आपके पीछे पड़ेंगे और काम करवा के लेंगे आपसे, कि उनको इनकम मिलनी चाहिए और आपको भी मिलनी चाहिए उससे। अगर आप सोए हो तो आपको जगाएंगे उससे। और यही काम होगा मेरा हर हफ्ते मैं आपका डैशबोर्ड लेके आऊंगा। अगर यहाँ से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है तो कितने आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन से वो डैशबोर्ड समझते हैं आप? जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसके सामने होता है ना स्पीडोमीटर कितना, डीजल कितना बाकी है, कितना क्या, वो सब कुछ। तो वो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये है आपका तहसील और ये आपकी कामगिरी है। ये हम हर हफ्ते अभी इसको करेंगे। और एक ही मैं आपको बात बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ये जो पैसे कमाने की बात है ना, किसानों से लेके आप तक एक ही तरीका। आई मीन वैसे तो पूरी दुनिया में 2 ही तरीके हैं। एक तो आप किसी वस्तु का निर्माण करो उसको बेचो, या किसी सेवा का निर्माण करो उसको बेचो। और सेवा को करके कौन करता है? तो लॉयर करते हैं, डॉक्टर करते हैं, वो अपनी सेवा देते हैं और पैसे कमाते हैं। हमारे यहाँ वो सेवा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ वस्तु है।
तो बायोकोल बेचेंगे और दूसरा कुछ बेचेंगे और क्या बेचेंगे, ये सब मैं आपको आने वाले दिनों में बस इसी की चर्चा होगी अभी। क्योंकि अगर पैसे कमाने हैं, रेवेन्यू तैयार करना है, आगे लेके जाना है, तो वहां ये सभी वस्तुओं को निर्माण करके बेचना है अकेला एकमेव तरीका है। और ये हमें आने वाले दिनों में अभी जिंदगी भर इसको अच्छी तरीके से करना है। और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सबकी ली है, और इसलिए तब तक अभी रुकना नहीं है जब तक सस्टेनेबल अच्छा इनकम सबको मिले और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने देश को बनाना, और तब तक किसी को भी रुकना नहीं है, और मैं आपको रुकने नहीं देने वाला। कम्युनिकेशन, आपको लगेगा कि शाम से तो आएंगे, ये देंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे, मिलते तो है नहीं, फोन तो कभी उठाते नहीं। फोन तो शायद मुझे नहीं पॉसिबल होगा ये सब करने के लिए, फिजिकल भी हो सकता है कि शायद मैं सब जगह आऊं करूं, ये भी शायद मुमकिन नहीं होगा मुझे। लेकिन सब तहसील के साथ, सभी तहसील के साथ एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन अभी मेरा आज से चालू होगा। सभी तहसील के लिए एक अलग से मैं आपको, मुझे आज आपको उसका एक ईमेल एड्रेस मिलेगा, जिसके हर सवालों का आपके लिए, हर जो क्वेरीज, सवाल, जो कुछ चीजें आपको लगती है ना, आप उसमें डालिए, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा, मैं आपको सब आंसर दूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। मेरा भी वही काम है कि आपको हेल्प करना, ताकि आप परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स लाए। मैं अभी ये जो क्लासेस, ये जो पूरा स्कूल जो कुछ है, मैं टीचर, तो हर तहसील में जो कुछ, हर तहसील यानी मेरे लिए वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं देखूंगा कि उनके साथ जो भी चीजें लगती है वो मैं अपने तरीके से आपको देता रहूंगा। ये कम्युनिकेशन चालू होगा, और हर हफ्ते बस इसी को लक्ष्य कर रखकर हम लोग आगे काम करेंगे। हर हफ्ते मैं आपको कुछ ना कुछ काम करने के लिए रिपोर्ट्स दिया करूंगा, मैं पूछूंगा आपको कि आपने क्या किया, आपके रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा। और हर हफ्ते अब इसकी शुरुआत होगी, और पहली जो अभी जो रिपोर्टिंग है वो यही होगी कि 100% एमबीपी और 100% सैटरडे सेशंस। इसकी शुरुआत करते हैं और एक नए क्रांति की शुरुआत करें, एक नई क्रांति की पहल करें। दोस्तों 75 साल हो गए हम आजाद होके, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसमें हम लोग अभी तक आजाद नहीं है। और ये जो क्रांति की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, यही है कि हमें एक्चुअल रियल जो आजादी है उसकी तरफ जाना है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने देश को बनाना है, और उस क्रांति की शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। मिलते हैं अगले शुक्रवार। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। आज एक अलग अंदाज में, नए रोल में, नई भाषा में, और पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल बिजनेस मॉडल को लेकर आज श्याम सर ने हमें अवगत कराया। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। जो आज की शुरुआत थी, आज का जो पहल थी वो अलग थी। जो वादा श्याम सर ने 10 अगस्त को हमारे बायोफील्ड डे में किया था, उसका शुभारंभ हो चुका है अलग तरीके से। अगर आज जो श्याम सर ने कहा है कि बायोमास ही आने वाला क्रूड है, और श्याम सर सबसे बड़ी बात ये कही है कि एग्जीक्यूशन वो अभी पूरी तरह से उनकी निगरानी में चलेगा। उनका एक कम्युनिकेशन जो ईमेल है वो आपको मिलेगा, और उसका सीधा आंसर आपको उनके माध्यम से मिलेगा। पर उन्होंने जो बात कही है कि आपको अगर तालुका में, गांव-गांव में पहुंचना है, घर-घर में पहुंचना है, तो उसके लिए 100% एमबीपी और 100% ट्रेडिशन जरूरी है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल को लेके हम अलग राह पे चल चुके हैं। यही आज के रेवोल्यूशन बिगिंस सेशन 1 का सबसे बड़ा मंत्र था। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स बिगिन। और कुछ बातें जाननी है तो हम आपसे बात जरूर करेंगे, बट जो ईमेल आपको मिलेगा उसके आपका कम्युनिकेशन शुरू कर दीजिए। थैंक यू इंडिया, एमसीएल इंडिया परिवार। इट्स ओवर टू मंगेश सर। Thank you very much, Dr. Lavesh sir. And
एमसीएल इंडिया परिवार, मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, कृपया इस लिंक पर जाकर आप अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने जाना कि भिन्न भाषा, भिन्न प्रांत, भिन्न बोली, लेकिन इसके बावजूद हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है, और वो है फिर से एक बार हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाना, और जिसकी नींव रखी गई है, और आज उस क्रांति की शुरुआत हो रही है, और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं। दोस्तों, मैं दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आज जैसे कि आप लोगों ने ये जाना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में अगर हमें दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बननी है, तो इस दुनिया की चलने वाली जो इकोनॉमी जिसके ऊपर चलती है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। इसके ऊपर हमें राज करना होगा, और उसकी शुरुआत आज से हमने की है, और उसकी भागदौड़ संभालेंगे हमारे प्यारे डॉक्टर श्याम घोलप सर। और आज जो बातें उन्होंने कही है वो पूरी क्लियर है कि किस प्रकार से आने वाले दिन हम ये सारे काम हमारे तहसील में, हमारे सारे ग्राम पंचायत में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर, एंड आप सभी लोग जो सारे एमपीओ, एमबीएस, उनके डायरेक्टर्स, हमारे बीडीए, प्राइम बीडीए, हमारे सारे चैनल पार्टनर्स, हमारे सारे एमवीपीज और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। तो दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों को इस बात के साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मकसद लेकर हम चल रहे हैं कि भारत को फिर एक बार सोने की चिड़िया बनाना, ये सारी चीजें अब हकीकत में उतरने वाली है, और ये सारा काम हम करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। इसके आगे की रूपरेखा क्या होगी ये आप जल्द ही जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार के सेहत का ख्याल रखिए, और जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए मैं मंगेश शेलार आपसे विदा चाहूंगा, और ये कहूंगा कि आज का ये वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।